नमस्कार, आदाब, अभिनंदन। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी। आइए शुरुआत करते हैं आपकी उस क्लास का जो भाग 15 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इसको अपनी डेली लाइफ में भी अगर अप्लाई करते हो तो दिस वुड हेल्पफुल फॉर यू ऑल्सो. So let us start the next topic, that is called different phase of Italy unification, different steps, different stages of the unification of Italy. इटली के एकीकरण के जो विभिन्न चरण थे, उन चरणों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। साथ ही किन चीज़ों का, किन व्यक्तियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, वो भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। विश्व इतिहास भाग 16 इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण के साथ ही मेजिनी, काउर और गैरिबोल्डी का योगदान कितना रहा है, इसके बारे में आज लोग इससे चर्चा करेंगे। जिसमें पहला है एकीकरण का प्रथम चरण। जिस प्रकार राजस्थान का एकीकरण हुआ था, उस प्रकार इटली का भी एकीकरण हुआ है। तो उस इटली के एकीकरण में जो फर्स्ट फेज ऑफ यूनिफिकेशन है, पहला चरण जो है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कारोबारी नामक गुप्त संस्था का दमन, परमा एवं मोडेना तथा पोप की रियासतों में हुए विद्रोह के दमन आदि घटनाओं से इटली में घोर निराशा का वातावरण छा गया था। जाहिर सी बात है, हम जब इटली का यूनिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें इटली के एकीकरण में जो बाधाएं आई थी, आंतरिक रूप से, बाह्य रूप से, इसी के साथ में जो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व मौजूद थे, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के एकीकरण में भूमिका, वहीं आर्थिक गतिविधियां, बौद्धिक आंदोलन, क्रांतियां और विद्रोह, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। अभी हम लोग इटली के एकीकरण के चरणों में पहला चरण पढ़ रहे हैं। कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था का दमन, परमा एवं मोडेना तथा पोप की रियासतों में हुए विद्रोह के दमन आदि घटनाओं से इटली में घोर निराशा का वातावरण छा गया। ये कार्बोनरी नामक संस्था थी, नॉट कारोबारी। अतः राष्ट्रीय आंदोलन के नेता के रूप में मेजिनी का उद्भव हुआ। इन्होंने यंग इटली की स्थापना कर इटली के एकीकरण को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। जियोबल्टी, जो पोप की सत्ता के अंदर इटली का एकीकरण करना चाहता था, पोप की प्रतिक्रियावादी नीति के कारण उसके द्वारा चलाया जा रहा नवग्युल्फ आंदोलन ज्यादा लोकप्रिय साबित नहीं हुआ। वहीं फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इटली पर भी पड़ा। इटली के देशभक्तों ने सार्डिनिया की तरफ से ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। हालांकि विद्रोह दबा दिया गया, परंतु चार्ल्स अल्बर्ट का युद्ध व्यर्थ नहीं गया। इटली वासियों को इस बात का एहसास हो गया कि बिना ऑस्ट्रिया को हराए इटली का एकीकरण पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था यहाँ पे। इसी चरण में विभिन्न नेता अपने अपने तरीके से इटली के एकीकरण के लिए संघर्षरत थे। इटली का यथार्थ में एकीकरण कैसे हो, इसके लिए कोई निश्चित योजना उनके पास अभी मौजूद नहीं। उसके पश्चात एकीकरण का द्वितीय चरण में काउर का योगदान क्या रहा है। काउर सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली के एकीकरण को संपन्न कराना चाहता था। इस बात से अच्छी तरह परिचित था कि इटली के एकीकरण के मार्ग में ऑस्ट्रिया एक बहुत बड़ी बाधा है। ऑस्ट्रिया को बिना बाहर किए एकीकरण संभव हो ही नहीं पाएगा। ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने तो जो बाहरी सहायता आवश्यक रूप से जो है उसकी उम्मीद लगा कर बैठे थे वो। इस मामले में सार्डिनिया को सिर्फ फ्रांस व इंग्लैंड से ही मदद की आशा दिखाई दे रही थी। अतः काउर इटली के एकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति प्राप्त करने हेतु इटली के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय बनाना जरूरी समझता था। संयोगवश इसी समय 1854 ईस्वी में रूस तथा तुर्की के बीच प्रसिद्ध क्रीमिया का युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में इंग्लैंड तथा फ्रांस ने तुर्की की ओर से युद्ध में भाग लिया। इसमें काउर ने भी सार्डिनिया की ओर से सेना भेजकर इंग्लैंड और फ्रांस की सहायता की। सहायता से सार्डिनिया के प्रति इंग्लैंड और फ्रांस में सहानुभूति की भावना जो खरीद होने लगी। वहीं क्रीमिया युद्ध में विजय के उपरांत आयोजित पेरिस शांति सम्मेलन में ऑस्ट्रिया के विरोध के बावजूद इंग्लैंड एवं फ्रांस के समर्थन से सार्डिनिया को विजय पंक्ति में बैठने का अवसर प्राप्त हुआ। इस सम्मेलन में इटली को अपनी वास्तविक स्थिति रखने का प्रथम सफल अवसर मिला तथा इटली की दुर्दशा हेतु मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया के उत्तरदायित्व को रेखांकित किया गया। वहीं क्रीमिया युद्ध के पश्चात फ्रांस का तत्कालीन शासक नेपोलियन तृतीय इटली की मदद हेतु तैयार हो गया। वहीं पीडमांट सार्डिनिया के साथ फ्लोबियस का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत फ्रांस
द्वारा ऑस्ट्रिया के विरुद्ध पीटमांट सार्डिनिया को सैन्य सहायता देकर लोम्बार्डी और वेनेशिया नामक दो ऑस्ट्रियाई राज्य पीटमांट को दिए जाने की बात तय हुई। बदले में पीटमांट और सार्डिनिया द्वारा भी इटली के नीस व सेवाएं का क्षेत्र फ्रांस को दिए जाने की बात तय की गई। हालांकि काउर इटली के एकीकरण के पक्ष में था, न कि सिर्फ ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के पक्ष में, परंतु तब भी उसने नीस एवं सेवाएं के क्षेत्र फ्रांस को दिए जाने संबंधी प्लाबियस संधि की शर्तों को स्वीकार कर लिया। बाद में ऑस्ट्रिया द्वारा पीडमांट और सार्डिनिया के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया गया और इस स्थिति में फ्रांस के ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया। इस युद्ध में शुरू में इटली के प्रमुख ऑस्ट्रियाई राज्य लोम्बार्डी को मुक्त करा लिया गया, परंतु कुछ ही दिनों में नेपोलियन तृतीय ने इस युद्ध में स्वयं को अलग कर लिया और ऑस्ट्रिया के साथ विलाफ्रैंका की संधि कर ली। इस बदली हुई स्थिति में काउर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध जारी रखना चाहता था, परंतु पिडमांट और सार्डिनिया के तत्कालीन शासक विक्टर इमैनुअल ने इस बात को अनुमति नहीं दी। वहीं एकीकरण के इस द्वितीय चरण में नेपोलियन तृतीय की सहायता से लोम्बार्डी की प्राप्ति हुई। 1859 ईस्वी में ज्यूरिख की संधि के अनुसार लोम्बार्डी पीडमांट और सार्डिनिया को मिला तथा वेनेशिया एवं ऑस्ट्रिया अधिकार पूर्वक बना दिए गए, जैसे पहले थे वैसे। वहीं ये बात जगजाहिर हो गई कि इटली का एकीकरण पीडमांट और सार्डिनिया के नेतृत्व में ही संभव हो पाया। ये बात जो है पूरे विश्व में फैल गई। इसके साथ जो एकीकरण का तीसरा चरण था, उसमें ऑस्ट्रिया पीडमांट के युद्धकाल में नेशनल सोसाइटी नामक क्रांतिकारी संस्था ने इटली के एकीकरण की विचारधारा का खूब प्रचार किया और इसका परिणाम रहा कि इटली की जनता ने परमा, मोडेना, टस्कनी के शासकों तथा बोलोगना और रोमागना के पोप के प्रतिनिधियों को निकाल बाहर किया तथा यहाँ अस्थायी सरकारें स्थापित की, क्योंकि नेपोलियन तृतीय की सहमति के बिना इन प्रदेशों को पीडमांट सार्डिनिया के साथ मिलाया जाना संभव नहीं था। काउर व नेपोलियन के बीच एक संधि हुई, जो नेपोलियन मध्य इटली के राज्यों को पीडमांट सार्डिनिया में मिलाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं करेगा। इसके लिए उसे नीस व सेवाएं प्रदेश का नाम दिया गया। जनमत संग्रह के माध्यम से यह संधि पूर्ण हो गई। अतः वेनेशिया को छोड़कर समस्त उत्तरी इटली और मध्यवर्ती क्षेत्रों में एक इटालियन राज्य का जो निर्माण हो गया। उसके बाद जो एकीकरण का चतुर्थ चरण पढ़ेंगे, जिसमें गैरिबोल्डी की भूमिका क्या रही थी। इटली के एकीकरण का यह चरण गैरिबोल्डी के जोश, त्याग और काउर की सफल दूरदर्शिता से संभव हो पाया था। इस चरण में सिसिली और नेपल्स, दो इतावली राज्यों का एकीकरण पीडमांट सार्डिनिया के साथ हुआ। मुख्य रूप से एकीकरण काउर की सफल कूटनीति, गैरिबोल्डी की तलवार के सफल प्रयोग का नतीजा था। ये दोनों राज्य इटली के दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित इस राज्य थे और इस राज्य की जनता अत्याचारी शासक के विरुद्ध विद्रोह करना चाहती थी। 1860 ईस्वी में जब नेपल्स और सिसिली की जनता का विद्रोह जोरों पर था, गैरिबोल्डी ने वहां की जनता के आग्रह पर लाल कुर्ती कहे जाने वाले 1000 स्वयंसेवकों की सहायता से सिसिली को जीत लिया। सिसिली विजय के उपरांत गैरिबोल्डी ने स्वयं को विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नाम से वहां का अधिनायक घोषित किया। इसी कड़ी में नेपल्स पर भी आक्रमण कर उन्हें जीत लिया गया। इस विजय से उत्साहित होकर गैरिबोल्डी ने इटली के शेष बचे क्षेत्र वेनेशिया और रोम पर भी आक्रमण करने की योजना बनाई। ऐसी स्थिति में ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्ध छिड़ सकता था, क्योंकि वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार में था और जो है रोम में पोप की सुरक्षा हेतु फ्रांसीसी सेना तैनात थी। अतः स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जरूरी था कि गैरिबोल्डी के इस उत्साहपूर्ण कदम को रोका जाए। इस स्थिति में काउर ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए समस्या का सफलतापूर्वक समाधान निकाल लिया और बाद में सिसिली और नेपल्स में जनमत संग्रह के आधार पर उन्हें पीडमांट और सार्डिनिया में मिला लिया गया। ट्यूरिन में हुई प्रथम संसद की बैठक में वेनेशिया और रोम को छोड़कर समस्त इटली के प्रतिनिधि मौजूद थे। विक्टर इमैनुअल द्वितीय को विधिवत इटली का शासक वहां पे स्वीकार कर लिया गया। उसके उपरांत एकीकरण का जो अंतिम चरण था, जिसमें इटली के शेष बचे दो राज्यों वेनेशिया और रोम का एकीकरण होना शेष था। इस स्थिति में प्रसा इटली सहयोग काफी कारगर साबित हो सकता था। इसको ध्यान में रखकर प्रसा और इटली के मध्य एक संधि हुई, जिसके तहत प्रसा ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने की स्थिति में इटली का प्रसा का सैन्य सहायता और बदले में प्रसा द्वारा इटली को वेनेशिया का प्रांत दिलाना तय हुआ। ये बात हुई, जिसमें 1866 ईस्वी में प्रसा ऑस्ट्रिया के मध्य होने वाले
सेडोवा के युद्ध में प्रसा की विजय हुई और उसके उपरांत प्राग की संधि के अनुसार वेनेशिया पर से ऑस्ट्रियाई नियंत्रण समाप्त हो गया और वेनेशिया का क्षेत्र पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में शामिल कर लिया गया। उसके उपरांत अब सिर्फ इटली में ही रोम का राज्य शेष था। यह अवसर तब आया जब 1870 ईस्वी में फ्रांस प्रसा के मध्य सेडान का युद्ध छिड़ गया। इस स्थिति में फ्रांस द्वारा पोप के राजतंत्र की सुरक्षा हेतु रोम में उपस्थित सेना को वापस बुला लिया गया। पिडमांट सार्डिनियाई शासक विक्टर एमैनुअल द्वितीय ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए रोम को जीत लिया। इसके बाद वहां हुए जनमत संग्रह के आधार पर इटली के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई और रोम संयुक्त इटली की राजधानी बनी। एकीकृत इटली विश्व के मानचित्र पर एक बड़ी शक्ति बनकर उभरा और इस तरह 1815 की वेना व्यवस्था द्वारा स्थापित मापदंड भी जो है ध्वस्त हो गए। इसमें जो इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज थी वो उनके बारे में देख लेते हैं, जिसमें पहला था मेजिनी का जन्म 1805 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। 1820 ईस्वी में वह कार्बोनरी नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था का सदस्य बना। 1830 ईस्वी में फ्रांस में हुई क्रांति के से प्रभावित होकर जब पिडमांट के देशभक्तों द्वारा निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया गया तो मेजिनी ने भी इस विद्रोह को बढ़ चढ़कर भाग लिया और हालांकि ये प्रयास निष्फल रहा। मेजिनी ने यह अनुभव किया कि कार्बोनरी के सिद्धांत पर योजना इटली को विदेशी शिकंजे से मुक्त नहीं करा सकती। अतः उसने इसके लिए इटालियन युवकों में देशभक्ति एवं सच्चरित्रता की भावना को काफी अहमियत प्रदान की। तो विश्वास था कि इसी शक्ति के आधार पर इटली को विदेशी शासन से मुक्त कराकर एकता के सूत्र में बांधा जा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर मेजिनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। ये एक गुप्त संस्था थी जिसकी अनेक शाखाएं इटली में खोली गई। इस संस्था का उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली इटली वासियों में देश प्रेम, राष्ट्र के एकीकरण की अनिवार्यता, प्राचीन राष्ट्रीय गौरव और देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना का सृजन किया। मेजिनी आदर्शवादी गणतंत्रवादी समर्थक था। विदेशी सत्ता की समाप्ति और इटली की स्वतंत्रता हेतु विदेश सत्ता की सहायता को निर्मूल समझता था। 1848 ईस्वी में वेना की क्रांति और मेटरनिक का ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना दोनों ऐसी घटनाएं थी जिनसे प्रेरित होकर इटली में ऑस्ट्रियाई अधिकार वाले क्षेत्र लोम्बार्डी में वहां को की जनता द्वारा विद्रोह कर दिया गया। पोप के राज्य वाले इलाके में भी विद्रोह हुआ और 1849 में वहां के गणतंत्र की स्थापना हो गई और उसके उपरांत मेजिनी को वहां का राष्ट्रपति बनाया गया तथा गणतंत्र की रक्षा का भार गैरिबोल्डी को सौंपा गया। परंतु यह सफलता कम समय तक की बरकरार रही और क्रांति वह सफल हो गई। यद्यपि एकीकरण के संबंध में मेजिनी की कोई भूमिका रेखांकित नहीं की जा सकती, परंतु इतना तो तय है कि मेजिनी के अथक प्रयासों से इटली में देशभक्ति की भावना का अधिकतर प्रसार हुआ, जिसे एकीकरण का मार्ग जो है खुल गया। वहीं जो काउर का योगदान था, इटली के एकीकरण में काउर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। एकीकरण की प्रक्रिया को ठोस आधार प्रदान करने का श्रेय उसे ही दिया जाता है। काउर का जन्म 1810 ईस्वी में तुरीन में हुआ था। वह इंग्लैंड की संसदीय शासन प्रणाली से विशेष रूप से प्रभावित था। 1852 ईस्वी में वह पिडमांट सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। उसने इस बात का अनुभव किया कि कूटनीति, शक्ति और विदेशी सहायता के माध्यम से ही पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो सकता था। ठीक है, हो सकता है। वहीं पिडमांट सार्डिनिया की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने के उद्देश्य से उन्हें कृषि, वाणिज्य, व्यापार और उद्योगों को विशेष तरह जो है प्राथमिकता दी, जिससे वहाँ की अर्थव्यवस्था अत्यंत ही मजबूत होगी। एक मजबूत आंतरिक स्थिति के आधार पर उन्होंने विदेश नीति को विकसित किया। क्रीमिया युद्ध 1853 से 56 में रूस के विपक्ष में इंग्लैंड और फ्रांस को सैन्य सहायता जैसे कूटनीतिक सहयोग से उसने इस देश की सहानुभूति प्राप्त की, जिसका उपयोग कर फ्रांस के साथ प्लाबियस की गुप्त संधि और इस संधि के अनुरूप फ्रांस के सहयोग से इटली स्थित ऑस्ट्रियाई क्षेत्र लोम्बार्डी को हस्तगत कर लिया। काउर की एक महान सफलता थी। काउर की कूटनीतिक सफलता मध्य इटालवी राज्य परमा, मोडेना, टस्कनी आदि के संबंध में हुए जनमत संग्रह में भी देखी जा सकती है, जहाँ राष्ट्रवादी विद्रोह के परिणाम स्वरूप होने वाले जनमत संग्रह के आधार पर पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में विलय कर दिया गया। नेपल्स और सिसिली के विलय के मुद्दों पर भी काउर ने एक सफल कूटनीतिकता का परिचय दिया। 1869 ईस्वी में गैरिबोल्डी ने सिसिली और नेपल्स जैसे दक्षिणी इताली राज्यों को वहां के निरंकुश राजाओं से मुक्त कराकर अधिकार कर लिया। उसके उपरांत गैरिबोल्डी रोम और वेनेशिया पर भी अधिकार करने के लिए तत्पर था। स्थिति निश्चित रूप से पिडमांट सार्डिनिया को फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देशों के मध्य युद्ध की स्थिति में डाल सकती थी।
क्योंकि फ्रांसीसी सेना के दिन रोम में पोप का राजतंत्र सुरक्षित था, जबकि वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधिकार क्षेत्र में था। काउर महान कूटनीतिक का सहारा लेकर गैरिबोल्डी की इस योजना को स्थगित करने में सफल रहा। साथ ही सिसिली एवं नेपल्स में जनमत संग्रह कराकर उन्हें पिडमांट सार्डिनिया के नेतृत्व में इटली में विलय कर लिया गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि काउर की महान कूटनीतिक सफलता के परिणाम स्वरूप जो वेनेशिया और रोम को छोड़कर संपूर्ण इटली का एकीकरण जो है संभव हो पाया। उसके उपरांत हम लोग देखते हैं गैरिबोल्डी का। गैरिबोल्डी इटली का एक महान देशभक्त था। वह मुख्य रूप से मैजिनी के विचारों का दृढ़ समर्थक था तथा मैजिनी की संस्था यंग इटली का सदस्य भी था। उसकी गुरिल्ला छापामार युद्ध पद्धति इटली के एकीकरण के संबंध में विशेष महत्व रखती है। 1834 ईस्वी में इटली के प्रमुख क्षेत्र सेवाई में हुए मैजिनी के आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया, परंतु ये विद्रोह असफल रहा। 1848 ईस्वी में इटली में होने वाले विद्रोह में भी वह काफी सक्रिय रहता था। ऑस्ट्रियाई सेना का डट कर सामना किया। पोप के राज्य में पोप की सत्ता को स्वीकार कर मैजिनी की अध्यक्षता में स्थापित होने वाले गणतंत्र में भी उसने विशेष भूमिका निभाई। इस समय तक वह मैजिनी के गणतंत्रवादी विचारों से व्यापक रूप से प्रभावित था, परंतु 1856 ईस्वी में काउर से हुई भेंट के पश्चात ये वेद राजसत्ता का पक्षधर भी हो गया। उसके उपरांत 1860 ईस्वी में सिसिली एवं नेपल्स में होने वाले विद्रोह जो वहां के निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासक के विरुद्ध किए गए थे का लाभ उठाते हुए गैरिबोल्डी ने 1860 ईस्वी में सिसिली एवं नेपल्स पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की। उसके इन प्रयासों से मैजिनी एवं काउर दोनों को अपने लक्ष्यों को और आर्थिक रूप से अधिक स्पष्ट करने में भी सहायता मिली। तो इस प्रकार इटली का एकीकरण हम लोगों ने पढ़ा। क्वेश्चन बन सकते हैं इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को जो है छोटे छोटे संक्षेप में बताइए। वहीं पूछ सकते हैं इटली भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, इस पर भी टिप्पणी कीजिए। हमने पढ़ा था इटली का एकीकरण विदेशी झगड़ों का परिणाम था। समीक्षा कीजिए, ये भी बात जो हम लोगों को देख लेंगे। तो इसी के साथ ही विश्व इतिहास भाग 16 इटली का एकीकरण में इटली के एकीकरण के विभिन्न चरण मैजिनी का और गैरिबोल्डी का कितना योगदान रहा उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। आज की इस क्लास में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे विश्व इतिहास भाग 17 में जर्मनी का एकीकरण और बिस्मार्क के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आपकी रात्रि शुभ हो। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।